Ladies and gentlemen, boys and girls, let me welcome our special guest for this evening, and he's a very, very special and dear person to me. One and only Padam Shri and Shri Anup Jalota ji, known as Bhajan Samrat. Sir, welcome. At last, आज आपने सारे challenges overcome करके आप आ ही गए सर. अब आप जी हाँ, आ गया हूँ। स्पॉटलाइट वीडियो में है सर. स्वागत है आपका. आज भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों जुड़ता नहीं है। जरा देर में जुड़े, लेकिन आ गए। बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एवरीवन वाज वेटिंग. लोगों ने तो अपनी फरमाइश भी लिखनी शुरू कर दी थी और कह रहे अरे थे वाह, बहुत आज अच्छा। गुरु पूर्णिमा है, आप म्यूजिक में गुरु है सर. सो एवरीवन वाज फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट इट. बहुत बहुत स्वागत है सर. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, बताइए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है बहुत शुभ है। आज सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी क्षेत्र के गुरुओं को प्रणाम, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दर्शन तो बाद की बात होती है, पहले तो ज्ञान प्राप्त करें ईश्वर होता क्या है जी. चाहे वो संगीत का ईश्वर हो, चाहे वो किसी भी चीज का ईश्वर हो, लेकिन पहले तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसके बाद ईश्वर के दर्शन किए जाते हैं। तो ये सारा जो एक स्टार्ट टू एंड जो खेल है, ये पूरा गुरु के द्वारा ही होता है। इसलिए हम गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी में गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। क्या बात, बिल्कुल सर. तो गुरु को हम एक और बड़ी अच्छी बात गुरु के लिए कही गई है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो ऐसा होना चाहिए कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। क्या बात. ये जो शिष्य है वो गुरु को सब कुछ देने को तैयार है, और गुरु शिष्य से कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, केवल उसका ज्ञान वर्धन करने के लिए तैयार है, उसको ज्ञान बांटने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छा दिन है। और आपके ज्योतिष विद्या में गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। जी. उसके बारे में कहते हैं कि गुरु का ही पूरा खेल होता है। मनुष्य के उत्थान में पतन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि लोग शनि को कहते हैं, लेकिन शनि से कहीं अधिक गुरु का स्थान होता है, गुरु की महिमा होती है, गुरु का प्रभाव होता है। और मुझे भी आपने गुरु का जो जो कुछ प्रभाव बताया है वो सब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लेता हूँ। आज देखिए मैं पुखराज पहने हूँ, ये पुखराज आप ही ने मुझे बताया, और उसका असर ये है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में सही टाइम से आ गया। नहीं, मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि पिछले एक दो वेबिनार से हम लोग फोन के माध्यम से जुड़ पा रहे थे. एंड आज और आप तो आज का दिन बहुत खास था. मैं यही सोच रहा था और मैंने बिल्कुल अपनी टॉक शुरू नहीं करी. मैंने कहा जब तक आप नहीं आ जाते, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज आ पाओ, क्योंकि आप भी एक मायने में गुरु हैं और आपने संगीत के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है. सर, आपके ऊपर भी गुरु की कृपा है. और आपने हमेशा बातों में बताया, जो हम लोग रोज बात करते हैं, कि आपके पिताजी आपके पहले गुरु हैं. और कितने लोग हैं जो आपसे रोज सीखते हैं, आपकी क्लासेस चलती हैं और वो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से. वही घटित हो रहा है। मुझे यही बताया जा रहा है सब जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रोफेशन में ये होगा, मेरे फैमिली में ये होगा, मेरे पर्सनल लाइफ में ये होगा, जो है वो सब मैं देख रहा हूँ, वो घटित हो रहा है। और समय समय पर उसका प्रभाव और बढ़ाने के लिए हम आप जैसे मित्रों से सलाह भी ले लेते हैं कि बताइए क्या किया जाए। तो आपने उस दिन कहा, भाई आपने बुखार नहीं पहना हुआ है। मैंने कहा मैंने पहले पहना हुआ था। कहते उसको पहने रखिए, क्या फर्क पड़ता है। बात भी ठीक है, हमने पहन लिया और हमको पता है कि इसका असर भी अच्छा ही होगा, क्योंकि इन सब ग्रहों का असर अच्छा होता है। इसका मतलब है कि जो ग्रह हैं वो अपनी जो असर है, अपना इफेक्ट है, समय समय पर सब पे दिखाते हैं। और मैं इस पे, मुझे परम विश्वास है इस पर, और मुझे शौक भी है। तो फिर पता लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है, और इन्हीं चीजों पे हमें एहतियात बरतना है, आगे चल के जीवन को सुंदर बनाना है। अब ये संगीत से जो मिला है वो बांटना है, अपने पास थोड़ी लेके जाना है। जी. जब संगीतकार की मृत्यु होती है तो वो
संसार की बहुत बड़ी हानि होती है अगर वो सबको सिखा के नहीं गया जो उसके पास है। जी अगर वो लेके चला गया तो कितना बड़ा नुकसान है संसार का, जी विद्या का कितना बड़ा। अब जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, वो चला गया। जी ये कितना बड़ा नुकसान फिल्म जगत का है कि उसके माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी हमको फिल्में देखने को मिलती हैं, कितना अच्छा एक्टर था। तो अब वो सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। एक अच्छे एक्टर को, एक उसकी क्रिएटिविटी वो अपने साथ ले गया। जी। तो इस तरह के व्यक्ति के जाने का बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है दुनिया को। तो इसलिए क्रिएटिव पर्सन के पास जो कुछ हो उसे अपने जीवन काल में सिखा देना चाहिए। जैसे धनी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो उसके पास धन है उसको जीवन काल में ही उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जी। जो हो पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या बात अगर बच्चे अच्छे हैं तो पैसे है। जोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो कमा लेंगे। हम्म, लेकिन उसके साथ कह दिया पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर वो अच्छे नहीं है तो भी जोड़ने की क्या जरूरत है, बर्बाद कर देंगे। तो बिल्कुल। अच्छा है कि जो भी आपके पास है वो आप अपने जीवन काल में उसका सदुपयोग कर दें, परमार्थ में लगा दें। वही धन आगे चल के न जाने कितने टाइम्स बढ़ जाता है, कितने लोगों में बढ़ जाता है और उसका विस्तार होता है। इसी बात पे आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है सर, एक राहु और एक दूसरा है केतु। राहु माया है, इल्यूजन है, हम लोग माया माया नगरी कहते हैं मुंबई को भी। और केतु टोटल डिटैचमेंट और अलूफनेस और अध्यात्म और मोक्ष की बात करता है। तो दो पोल्स अपार्ट हैं दोनों ग्रह, और ग्रह ही नहीं एक्चुअली, ये छाया ग्रह है। लेकिन इस ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में सबसे ज्यादा असर अगर किसी ग्रहों का है तो ये राहु और केतु का है। और वो दशा सुनते ही आते ही इंसान भी परेशान हो जाता है और वो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और यहीं पे ज्योतिष का सबसे बड़ा रोल है। जैसे आपने कहा, अगर मैं अनिल अंबानी का एस्ट्रोलॉजर होता तो उनको मैं कहता कि कुछ भी हो जाए भाई से अलग मत होइएगा, आप हर हाँ, कंपनी उनके साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि जब आने जी वाले वक्त के बारे में किसी को नहीं पता। खाली जी ज्योतिषी जी आपको बता सकता है कि आपका वक्त आगे बिगड़ने वाला है और आप जो जो अकेले रहेंगे, आप उस जहाज में बैठे रहेंगे, भले ही आप परेशान रहें कि भैया आप नहीं चलाते हैं, मुझे कुछ डिसीजन नहीं लेने देते, लेकिन उस जहाज में बैठे रहते, आप अपनी नाव लेके निकल गए और नाव आगे जाके डगमगा गई। तो ज्योतिष का हाँ सबसे बड़ा पर्पस यही है सर, जो आपको आने वाले वक्त के बारे में बता दे। और मेरे ख्याल से ज्योतिष के अलावा अगर एक लाइन में कहूँ तो वो इसी के ऊपर है कि सही वक्त पे सही निर्णय लेने को ही किस्मत कहते हैं। तो ये हाँ सही वक्त को जानेगा कौन? तो आप, हर इंसान आगे का नहीं सोच सकता। तो ज्योतिष का सबसे बड़ा रोल इसे यही है कि आपको वो बता दे कि आप जी, कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या चलने वाला है। तो सर आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, एक्सपीरियंस शेयर किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप अपनी एक मधुर वाणी में, जो मैजिकल हाँ, वॉइस है, जरूर जरूर उसमें जरूर। कुछ ना कुछ कहें। और गाने के बाद भी कोई भी आपके मन में ख्याल है जिंदगी से रिलेटेड, आज आज तो गुरु पूर्णिमा है और आपको इसीलिए मैं चाहता था कि आज आप जुड़ जाएं, क्योंकि आज कई लोगों का जो चक्षु है वो खुलेगा आपके एक्सपीरियंस से। देखिए, गुरु जो है वो समय समय पर आपको सही मार्ग दिखाता है। जी जैसे आज सुबह भी मैंने ये बात कही थी, हम लोगों की सुबह जो मीटिंग थी, कि मुझे जब पद्मश्री मिला, मुझे फोन आया होम डिपार्टमेंट से, दिल्ली से, जी कि जी आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि हम आपको इस वर्ष पद्मश्री दे रहे हैं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। जी पहले ऐसे होता था, पूछते थे जी कि कोई रिफ्यूज ना कर दे। उस अनाउंसमेंट करने से पहले बहुत जी लोग रिफ्यूज कर देते थे, बहुतों ने जी किया रिफ्यूज। जी। जैसे सितारा देवी ने पद्म भूषण रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं मुझे चाहिए तो भारत रत्न चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो उन्होंने उनको फिर नहीं मिला क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो जी पूछ लेते हैं पहले। आजकल क्या हो गया है कि आजकल पूछते नहीं है, आजकल अप्लाई करना है खुद कि ये मैंने किया है और मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए। तो क्योंकि खुद ही अप्लाई किया है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। जी वो दे ही देते हैं, फिर जी लिस्ट में आ जाता है नाम फट से एकदम। जी तो उन दिनों खुद वो लोग देते थे और पूछते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको खुशी होगी कि हमने सोचा है कि इस बार आपको पद्मश्री दें, आपको स्वीकार है। मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैंने फोन किया अपनी माँ को। मैंने कहा भी आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो बड़ी खुश हुई वो। उन्होंने कहा हाँ मुझे बड़ी खुशी है कि तुमको पद्मश्री मिल रहा है, अब तुम ठीक से गाना आज से। क्या बात है, क्या बात इसको है। गुरु कहते हैं। जी नहीं तो वो ये कह सकती है अरे जल्दी घर आओ, जरा पार्टी करते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं, खाना पीना करेंगे, मौज करेंगे, ये भी तो कह सकती थी।
बिल्कुल सर। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अब तुम्हारा दायित्व जरा बढ़ गया, अब तुम्हें जरा ठीक से गाना बजाना करना पड़ेगा। अब जी, तुम्हारे अब तुम्हारे अब तुम्हारे संगीत में ये लगे कि ये पद्मश्री के योग्य है, क्या बात है। तो ये गुरु ऐसी बहुत सही खूबसूरत। मार्ग पे सही शिक्षा देते जी सर। हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। अब इस भजन के बाद में थोड़ा सा मेरी पत्री के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सर। मैं भी जान जाऊं, दुनिया भी जान जाए। मैं खुद और मुझे जानूंगा। मुझे कुछ छुपाना नहीं अपने बारे में। जी जी जी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हाँ बस। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, राणा ने विष दिया मानो अमृत किया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। अब ये संगीत में जो मुझे ख्याति मिली है, जी वो क्या मेरी पत्री में है कि ख्याति मिलनी ही थी? देखिए, कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती। देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर समथिंग। और जब जो इंसान पैदा हम्म। हो रहा होता है, तभी उसका पहला और आखिरी दिन दोनों फिक्स हो जाता है, यानी पूरी जी जर्नी उसकी डिफाइन हो जाती है। जी। अब जब आप पैदा हुए सर, हम्म। आज से 57 साल पहले, इस महीने तो आपका जन्मदिन भी है सर। 67 ईयर्स। जी सर, सॉरी। हाँ, तो ये खैर एज का अंदाजा नहीं लगता, तो मैं मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ साल बड़े होंगे, तो मैंने मैं 67 हो गया हूँ। क्या बात है सर, गॉड ब्लेस यू। तो ये आपका बर्थडे है सर, अभी इसी महीने जी, 29। जुलाई में जी। 29 को आता है। तो जब आप पैदा हुए थे, तो पहली बात है कि एक इंसान अपने जो बच्चा है वो क्या चूज नहीं कर सकता, वो अपना पेरेंट्स नहीं चूज कर सकता। उसको नहीं पता कि वो किस परिवार में पैदा होने वाला है, कौन सा शहर है। क्योंकि अगर आप चाइना में पैदा होते तो आपकी वैसी वहां पे वैसी अपब्रिंगिंग होती, अमेरिका में होते तो वैसी अपब्रिंगिंग होती। तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की सोच अलग है, यहाँ का म्यूजिक सिस्टम सब कुछ अलग है। और फिर परिवार कौन सा है, तो आप परिवार हम्म। में पैदा हुए। आज भी आप बार बार हर मंच पे, हर मैंने कितनी बार देखा है आपको बोलते हुए कि मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं। तो वो पिताजी आपको कैसे मिले, तो इसका मतलब तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो कोई ना कोई कनेक्शन, जो प्रारब्ध, जो ज्योतिष में सबसे पहले बोलते हैं, प्रारब्ध, द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ, उस जी पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल इंसान को इस जन्म में मिलता है, और उसी वजह से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो जी। आपको जो ये पिताजी के पास अगर कोई बच्चा बड़ा होना था, तो वो आप ही थे। क्योंकि आपकी हम्म। कुंडली में सबसे बड़ा जो योग है, इसमें बहुत सारे योग हैं आपकी कुंडली, और मैं कोई भी चीज एग्जेजरेट नहीं करता हूँ। हर चीज को जी स्पष्ट रूप में और सच्चाई से हमेशा बोलता हूँ। जी। तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आप जब पैदा हुए तो ये डिफाइन हो गया था कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होके दुनिया के लिए भी कुछ करेगा। जी तो उसकी वजह क्या है कि आपका सूर्य और बुध, ये आपका भाग्यस्थान का मालिक सूर्य है, इसलिए आपको वो ख्याति और वो जो रिकॉग्निशन है। क्योंकि आपसे पहले भी लोग गाना गा रहे थे, आपके बाद भी गा रहे थे, लेकिन आपको ही सम्राट की उपाधि मिली।
और तो वो भाग्य स्थान का मालिक सूरज है, जो सबसे ज्यादा रोशनी देता है कि बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है। तो सूरज आपका और वही पिता है, तो पिता भी प्रतापी, और बेटे की कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होना, वो आपका धर्म और कर्म का मालिक है। आप हमेशा कर्म पे बात करते हैं, मैंने कितनी बार सुना आपकी टॉक पे, जो हम लोग रोज करते हैं। तो धर्म कर्माधिपति राजयोग बन गया, वसुधैव कुटुंबकम, कि ये बच्चा बड़ा होके एक दिन दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए कुछ करेगा। तो ऐसे लोग का एक पर्पस है, और वो पर्पस की राह पे निकल जाते हैं। तो अगर इतना बड़ा पर्पस है तो वो कैसे पूरा होगा, जब वो इंसान का लेवल उस लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर आप मुझसे कोई, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ सर बाथरूम में, तो मुझसे तो कोई सीखने नहीं आएगा। तो आपसे आपका वो लेवल है, वो कैलिबर है, जिससे लोग आप चाहते हैं कि वो आपसे जुड़ें और किसी तरह कुछ भी उनको सीखने को मिल जाए, वो जिंदगी में आगे बढ़े। दूसरी बात है कि आपका जो रूलर है वो गुरु है। नॉर्मली जो इंडस्ट्री के कितने लोगों की कुंडलियां मैंने देखी होंगी इतने सालों में, शुक्र जो है वो इंसान को एक्टर या क्रिएटिव बनाता है। शुक्र आपके लगन को देख रहा है, उसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इट इज ऑलराइट। लेकिन आपका जो मालिक है वो शुक्र नहीं है, आपका मालिक है गुरु, द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। और गुरु नंबर दो साइन में है। नंबर 2 होता है हमारा स्पीच, यानी आप जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। आप जैसा इंसान को, ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, मैं कहता टीचर बन जाएगा, प्रीचर बन जाएगा, कंसल्टेंट बन जाएगा, हीलर बन जाएगा, जो कह देगा सच हो जाएगा, धर्म की राह पे आगे निकल जाएगा। तो आपने गजल से पहले भजन गाने शुरू कर दिए, तो आपको भजन सम्राट की उपाधि मिल गई, क्योंकि गुरु आपके नंबर 2 वाणी का स्थान होता है, उसमें बैठा है। तो आपको मैं यही एक एडवाइस आगे के लिए भी यही देना चाहता हूँ कि आप जो कहें वो एकदम अच्छी बात कहें, पॉजिटिव बात कहें, वैसे आप वही करते हैं हमेशा, क्योंकि जो आप कहेंगे वो सच हो जाएगा, और इसको आप आजमा के देख लीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी बात है। और आपका चंद्रमा भी कुंभ राशि में है, जो भाग्य स्थान को ही देख रहा है, और भाग्य भी वही है, पिता भी वही है, और धर्म भी वही है। तो धर्म की राह पर चलते हुए, पिताजी के हिसाब से चलते हुए, अपनी मेहनत से, और आपका इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, आपने सोचा या नहीं सोचा, आपको बहुत जल्दी आभास हो जाता है चीजों के बारे में। आप सीखने गए या कोई सिखा रहा है तो बोले ये तुमको किसने सिखाया, क्योंकि आपका 8वां घर बहुत एक्टिवेटेड, वहां गुरु केतु है, जिसके बारे में सब इंतजार कर रहे हैं। आज मैं उनको बताने वाला हूँ राहु और केतु के बारे में। 8वें घर में केतु इंसान को सुपर इंट्यूटिव बना देता है, और 8वां घर होता है पिछले जन्म में की हुए सारे उधर ही है, ऑकल्ट नॉलेज, जो गुप्त विद्या है वो सब 8वें घर से। तो सारी चीजें आप पीछे से लेकर आए हुए हैं सब, जिसको यहाँ पे पॉलिश किया गया, रिफाइन किया गया, और आपको गुरु भी आपका आपके घर पे मिल गया। तो ये कोई बाई चांस नहीं है, यू हैड ए पर्पस, और वहीं से आपकी शुरुआत हुई। और 2007 से आपकी जब शुक्र की दशा शुरू हुई, वहां से चीजें और बेहतर होने लगी, और 2012 में शायद आपको पद्मश्री मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, क्योंकि उस समय चंद्रमा की दशा थी जो आपके भाग्य को देख रहा था। और 8वां घर होता है खजाने का, पुराने जमाने में गड़ा हुआ खजाना मिलता था। इस जमाने का जो खजाना है वो मान है, सम्मान है, और विद्या है। तो वो आपको सर उस दौरान मिला, और ये शुक्र की 20 साल की दशा है, जो चलती रहेगी 2027 तक। और मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी पिक्चर अभी बाकी। 2027 से आपकी सूर्य की महादशा शुरू होगी, जो पाकिस्तान का मालिक है। तो मुझे लगता है या तो राजनीति के क्षेत्र में या कहीं और, अगर आपकी इच्छा हो, इच्छा बहुत प्रबल है सर, अगर आप चाहते हैं तो वो एक नई अध्याय आपकी शुरू कर सकती है। और वैसे भी आपका गवर्नमेंट और अथॉरिटीज और पीपल हु हैव ऑल द पावर और मनी, उनसे कनेक्शन तो ताउम्र आपका लगा ही रहेगा। बाकी वो कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए जिंदगी, व्हाट यू वांट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैं कंफर्म कह सकता हूं कि आपको राज्य सम्मान जो है, आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, आपको जो राजा होगा उस शहर का, उस देश का है, तो सबसे बड़ा उद्योगपति हो या वो उस देश का राजा हो, प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, उससे आपको सम्मान पूरी दुनिया में मिलने वाला है, हमेशा मिलता रहेगा, और मिला भी है। सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। और मैं इन इन सब चीजों का सम्मान करता हूँ। जब कोई मुझे मेरा हौसला बढ़ाता है तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ और उसको सम्मानित करता हूँ। एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ, फिर आपका एक और सर ब्यूटीफुल कुछ भजन सुनते हैं। वो ये है कि जमिनी ऋषि पराशर ऋषि के शिष्य हुए, और जमिनी ऋषि ने कहा कि किसी को, जैसे हम नॉर्मल अगर हम ज्योतिष की बात करें कि अरे मेरा सूरज अच्छा है तो मुझे फेम मिल जाएगा, वो फेम मिल भी सकता है, लेकिन जो एवर लास्टिंग फेम होता है, तो जमिनी ऋषि ने कहा कि किसी के आरूढ़ जो परसेप्शन ऑफ पीपल है, उसको अगर चंद्रमा देखे तो उसकी लाइकिंग की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से उसको फेम मिलता है। उसको गुरु देखे तो उसके नॉलेज की वजह से फेम मिलता है। तो फेम दोनों को मिल सकता है, लेकिन जिसके आरूढ़ को गुरु और चंद्रमा दोनों देखें, उसका जो फेम है वो एवर लास्टिंग होता है। आज आप कहीं भी निकल जाएं, आपको चौराहे पे मूर्तियां नजर आती हैं पुराने महापुरुषों की, या रोड पे रोड उसी के नाम पे है, जिस तरह का, मतलब एवर लास्टिंग फेम, जिसको कभी कोई दुनिया भुला नहीं सकती। आपके आरूढ़ को चंद्रमा भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, आपको जब तक सूरज चांद रहेगा आपको लोग याद रखेंगे।
बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विश्वास को आज बहुत बढ़ा दिया, और इन चीजों पे हम अमल भी करेंगे। तो एक भजन और गाता हूँ, उसके बाद फिर आप अपना कार्यक्रम शुरू कर लीजिएगा, लोगों से आपको बहुत बातचीत करनी है। जी सर। गमरनी सा रे सा सा नि सा दा, मदनी सा नि द मगरी, गर मा गर गर सा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, बोलो श्याम श्याम। श्याम श्याम। क्या बात है सर, बहुत खूब सर। कितने लोगों ने लिखा है कि उनका फेवरेट भजन रहा है, डिवाइन वॉइस लिखा है, राग थोड़ी बताया किसी ने, तो जी कमाल है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत। और एक चीज बताना भूल गया मैं कि शुक्र की दशा आपकी चली रही है और उसमें इतने साल अभी बाकी हैं, और शुक्र का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, ग्लैमर एंड इवन एक्टिंग। और मैं अभी, मुझे याद है कि मैंने नेटफ्लिक्स में आपका सीरियल भी देखा था, और उसमें आपने गजब का जो रोल प्ले किया, तो मुझे लगता है पाताल कि लोक में। बिल्कुल सर, तो लगता है कि एक्टिंग भी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होने वाला है, और आप उसकी राह पे भी चलेंगे, क्योंकि शुक्र आपको बैठने नहीं देगा सर। तो दिस इज अ टाइम टू गिव योर बेस्ट एंड यू आर ब्लेस्ड, यही मैं कह सकता हूँ। और आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे बीच आए हैं, और आपकी मधुर वाणी और जो आपका, जो आपने ज्ञान का जो संचार किया है सर, हम सबको उससे बहुत बहुत सीखने को मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह फिर हम आएंगे आपके पास, बार बार आएंगे, क्योंकि अच्छा लगता है सबसे जुड़ना, सबसे बातें करना। स्वागत है सर, थैंक यू। तो अगर आप चाहें तो नमस्कार। थोड़ा सा रुक के सुन सकते हैं। हाँ, और मैं सुनूंगा, थोड़ा सुन के ओके, जाऊंगा। ठीक है सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि आज अनूप जी हमारे बीच में आए, क्योंकि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अनूप जी भी आना चाहते थे। एंड ही इज सच ए हम्बल पर्सन। मैं कितने लोगों को इतने सालों में मिलता रहता हूँ, दैट इज माय प्रोफेशन, लेकिन अनूप जी से मेरा खास लगाव हुआ। और लगाव कोई आपको किसी से किसी फायदे के लिए हो तो वो लगाव नहीं है, जब जिसमें कोई फायदा ना हो। किसी ने एक बार बोला था, दोस्त के बारे में बताइए। खैर वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं दोस्त की एक परिभाषा बताना चाहता हूँ। दोस्त किसी भी लेवल पे हो सकता है, कि जब दो लोग अस्त हो जाते हैं तो दोस्त हो जाते हैं। यानी जब आप एक दिल दिल से जुड़ जाएं, किसी के, एक दूसरे को समझ सकें जो आपने नहीं कहा,
जो आप कहना चाहते हैं वो भी वो समझ जाए, तो वो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो अनूप जी भावनाओं को समझते हैं और भावना से ही वो अपने गाने के रूप में व्यक्त करते हैं, इसीलिए आज उनका इतना नाम हुआ, दुनिया में शोहरत हुई, और आज भी लोग सालों से, मुझे याद है बचपन से, मैं अगर मुझे भजन याद है तो वो अनूप जी के याद है, और मेरी मदर प्ले कर देती थी, और तब हम नींद से उठते थे वो भजन सुनते सुनते। तो गॉड ब्लेस हिम, और आज जैसे मैंने कहा वी आर ब्लेस्ड दैट ही इज देयर। तो आज हम शुरू करते हैं अपने इस खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा किस्मतपति। हम जस्ट जोकिंग। तो स्ट्रेंथनिंग योर प्लैनेट में जो आज लास्ट सीरीज है, सीरीज का लास्ट सीजन का लास्ट सीरीज है, ये एपिसोड है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, वो है राहु एंड केतु। और राहु और केतु दो पोल सपाट हैं, दो ऐसे ग्रह जिसने जीना मुश्किल कर रखा है दुनिया में, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आज का दिन मैं आपको बताता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन आज सबसे पहले हमें अपने अपने गुरु को जरूर ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि गुरु के कृपा के बिना कुछ नहीं होता। गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, इसको हम ज्योतिष में बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, लेकिन जो गुरु की कृपा जिसके पास हो गई, उसे कहीं कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती। आई हैव सीन लॉट मेनी टाइम्स कि वो इंसान मुस्कुरा रहा है, कुंडली देखी, अरे आपका तो बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है भाई साहब, बोले नहीं आई एम ऑल राइट, मैं जीना सीख गया हूँ, और जब मुझे पता है मेरा वक्त ठीक नहीं है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने भी जिंदगी में इसी तरह से अपनी जो भी अभी तक मेरी जर्नी रही है, मैंने एक्सेप्टेंस के साथ जिंदगी को गुजारा है। लोग कहते हैं कि ये उपाय करने से वो हो सकता है, वो उपाय करने से ऐसा हो सकता है, तो मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि अगर उपाय करने से कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री एक ज्योतिषी होता। तो अगर ज्योतिषी अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता तो आपकी कैसे बदलेगा? ज्योतिष का जो सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपकी अवेयरनेस। आप कौन हैं, आपका पर्पस क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या पोटेंशियल है, और क्या वक्त है। तो वो ज्योतिष भी एक गुरु का काम करता है। ज्योतिष जो है वो गुरुओं का ही की विद्या है। वेदों का अंग है, वेद से बड़ा कोई गुरु नहीं है। 8,000 10,000 साल हो गए हैं और ये अभी तक ये विद्या चल रही है। तो गुरुओं को आज आप प्रणाम करिए, जो भी गुरु किसी भी फॉर्म में है, चाहे फिजिकल गुरु हैं या गुरु इन द फॉर्म ऑफ गॉड, सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, तो उनको आप जरूर धन्यवाद किया करिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपकी होशियारी, आपकी चालाकी, आपकी कोशिश नहीं, बिना उस ब्लेसिंग्स के, बिना उस आशीर्वाद के जिंदगी में कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। और इवन आपका जब एडवर्स वक्त होता है तब भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहती है। तो ये आप मेरी बात आप जरूर मानिएगा, क्योंकि मेरा पूरा अनुभव है, और ये अनुभव सिर्फ मेरी जिंदगी का नहीं है। पिछले 20 साल से ज्योतिष करते करते 1 लाख लोगों की कुंडली देखते देखते मुझे समझ में आया कि इंसान की जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ और उसके इंसान की जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो द बिगेस्ट रोल वन कैन प्ले इज द ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स को पहचानिए और उस एनर्जी पे आप जरूर काम करिए, मेडिटेट करिए। आज उस गुरु के जो का दिन है, उसमें सबसे बड़ा एक नेगेटिव साइड है कि आज लूनर इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है। अच्छी बात है कि भारत में नहीं था, लेकिन चंद्र ग्रहण तो हुआ दुनिया में, क्योंकि ज़ोडियाक तो ऊपर है, धरती से बहुत ऊपर। तो ये जो चंद्र ग्रहण लगता है, इसके पीछे भी जो खिलाड़ी है वो है राहु। क्योंकि शब्द ऐस मान्यता के हिसाब से जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब नेक्टर निकला, अमृत निकला और उसको बांटने की बारी आई, तो देवताओं ने वो जीता था। तो देवता लोग बैठ गए लाइन में और उनको सर्व हो रहा था, तो एक असुर ने अपना भेष बदल के देवता के भेष में वो जाके लाइन में बैठ गया और उसको अमृत मिल गया। उसे अमृत पिया और इतने में चंद्रमा ने विष्णु जी को बताया कि ये तो भेष बदल के बैठा है। तो उसका विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था तो अमर हो गया। तो उसका सर बन गया राहु और बॉडी बन गई केतु। इसलिए केतु की दशा में कहते हैं हेडलेस हो गया भाई साहब ये, यानी द पर्सन माइट टेक रॉन्ग डिसीजन बिकॉज देयर इज नो हेड इन केतु। और राहु बन गया माया, क्योंकि राहु जो है वो चाहत को, और वो दैत्य है, असुर है, तो वो दैत्य शक्ति उसके अंदर आ जाती है। वो इंसान कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करता है और उसमें चाहे वो सही हो या गलत। और इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में वही इंसान जाता है, चला जाता है, सोचता है और सक्सेसफुल भी होता है जिसकी कुंडली में राहु प्रबल होता है। क्योंकि राहु का मतलब होता है डिप्लोमेसी, टैक्ट एंड मैनिपुलेशन। हिंदी में अगर कहें तो धोखा, फरेब और डिसेप्शन, यानी इंसान जितना टैक्टफुल हो जाए। और ये कलयुग भी वही है। ये कलयुग को अगर कोई ग्रह रूल करता है वो राहु है। तो राहु में हम लोग, इसीलिए राहु का मतलब है इल्यूजन, माया। हम सब माया में फंसे हैं। हमें मालूम है हम पैदा हुए और एक दिन हमें चले जाना है, सबको पता है चले जाना है, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है। लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट डेथ, वी टॉक अबाउट डिजायर्स, we talk about making life more beautiful, acquiring more wealth और more luxuries in life। तो हम उस ग्राइंड में फंस जाते हैं। देखिए जिंदगी में आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं, अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना है,
किसके लिए? परिवार के लिए। दिस इज व्हाट वी ऑल हैव ए पर्पस। बट लेकिन उस बेटरमेंट के चक्कर में अगर आप ग्राइंड में फंस रहे हैं, अपनी आज की हैप्पीनेस को भूल जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप खुश इंसान नहीं है, तो अगर आप हैप्पी नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट इन दिस लाइफ। तो इस माया से थोड़ा सा आपको बच के चलना चाहिए, और वो गुरु ही है आपको जो निकाल सकता है। इसलिए बोला अधर्म है राहु, और अधर्म को कौन हरा सकता है? सिर्फ और सिर्फ धर्म, और धर्म है गुरु। तो वो गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, और उसकी शरण में आपको जाना चाहिए। एक जितने साउथ इंडियन से लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से भी हैं, नॉर्थ में कम है, लेकिन साउथ में मैं एक चीज बताता हूँ, एक वर्ड यूज होता है राहु कालम, और हर दिन वो 1.5 घंटे के लिए आता है, और हर शहर में उसका अलग अलग वक्त होता है, क्योंकि वो सनराइज से कैलकुलेट होता है, सूर्य उदय। और सूर्य उदय हर सिटी में, भारतवर्ष लेफ्ट से लेके राइट तक और ऊपर से नीचे तक एकदम ऐसे फैला हुआ है। तो इसके जो जोन्स हैं उसके हिसाब से सनराइज जो है वो अलग अलग है। वो अलग बात है कि अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक ही टाइम जोन रखा हुआ है, लाइक अमेरिका, लेकिन यहाँ पे जो सनराइज का टाइम है वो अलग है, तो सबका राहु कालम का टाइम अलग होता है। और मंडे से लेकर संडे तक जो उसका जो वक्त है 1.5 घंटे का, वो आता रहता है। तो जैसे मंडे को शुरुआत होती है सुबह, अगर 6 बजे सनराइज है तो 7:30 से 9 बजे तक राहु कालम होता है। तो ये 1.5 घंटे का टाइम इतना इनऑस्पिशियस होता है कि वो लोग कदम भी घर से बाहर नहीं निकालते, या अगर किसी को जाना भी है तो उस राहु कालम के शुरू होने से पहले निकल जाता है। मीटिंग भी शुरू करनी है तो वो घड़ी देख लेता है। और घड़ी से मुझे याद आया कि मुझे भी एक घड़ी किसी ने, चित्रा जी हैं, स्विट्जरलैंड में रहती थी, उन्होंने प्लानिंग की थी, और वो अनिल कुंबले को साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बोला था। उस घड़ी में एक बीच में एक ऐसा ग्रुप था जिसमें जैसे ही राहु कालम शुरू होगा, वो ग्रुप जो है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा, आइलैंड जैसा बना था, और वो पूरा 1.5 घंटे तक वो बढ़ता रहेगा, और 1.5 घंटे बाद वो निकल जाएगा। तो वो घड़ी सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी उनकी स्थिति थी, वो आगे उसका प्रोडक्शन उन्होंने नहीं किया। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अभी तक वो घड़ी मैंने संभाल के रखी है। वो 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, और वो पेटेंट करा रखा था। यानी राहु कालम का जो रोल है, वो स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पीपल दे डोंट टेक एनी डिसीजन ड्यूरिंग राहु कालम। वो लोग कहते हैं राहु कालम चल रहा है, इसकी बात मत करिए, ये चर्चा शुरू मत करिए, ये मीटिंग शुरू मत करिए, ट्रैवल मत करिए। और 1.5 घंटे का टाइम सुबह से लेके रात तक, मंडे का बताया 7:30 से 9, मैं एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि टाइम अलग है सनराइज का हर जगह, और संडे को जैसे 4:30 से 6 बजे के बीच में 1.5 घंटा। हमारी इसीलिए मीटिंग शुरू हो गई जल्दी, क्योंकि अगर 4:30 बज जाते तो फिर आज टेक्नोलॉजिकली चीजें फिर नहीं जुड़ पाती। तो ये बात हुई राहु कालम की। अब राहु का जो सबसे बड़ा यूज है वो डिप्लोमेसी में है, डिप्लोमेसी एंड टैक्ट। दैट इज द रीजन जो लोग डिप्लोमेट हैं, जो लोग मैंने कहा राजनीति से क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो लोग कहते कुछ और हैं और उनकी भावना कुछ और होती है, बिकॉज वो टोटली राहु से रूल होते हैं। और बिना राहु को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए, बिना राहु के इन्फ्लुएंस में आए हुए राजनीति में आप नहीं जा सकते। गुरु से रूल्ड इंसान राजनीति में नहीं जा सकता, ही विल बी लेफ्ट आउट। ये बहुत अच्छा इंसान है भाई, इसको वहां बिठाइए, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा। तो ये एक आयरनी है, बट राजनीति इज ऑल अबाउट दैट। और अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु उसका टोटली अपोजिट है। राहु माया है, इल्यूजन है, डिजायर है, हर चीज को हमें पाना है, चाहना है, चाहत को रूल करता है। राहु धोखा है, और केतु है वो है डिटैचमेंट, केतु है अलूफनेस। तो बोला कि धर्म की राह पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, बोला अटैच इन ए डिटैच मैनर। आप हर चीज से जुड़ सकते हैं, आपको हर चीज प्रिय लग सकती है, आप हर चीज को चाह सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एक भाव बिठाना पड़ेगा कि अगर ये मेरे पास नहीं भी रही, मैं इससे नहीं भी कंटिन्यू कर पाया, इसको नहीं मैंने होल्ड किया, तो मैं उसी उतनी देर में डिटैच भी हो जाऊं। अगर आपको किसी ने लिफ्ट दी है एक ब्यूटीफुल बड़ी गाड़ी में, और आप अपनी जगह पर उतर गए, और आप रात दिन उसको याद कर रहे हैं कि ये गाड़ी अगर मेरी रहती या मेरी हो जाती, तो ये गलत भाव है। तो केतु आपको डिटैच करना सिखाता है, चाहे वो आपके रिश्ते नाते हो, चाहे आपकी कोई टेंजिबल चीज हो। और ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ये माया भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जिंदगी में गलत फहमी रहना भी जरूरी है, क्योंकि मालूम है कि एक दिन हमें चले जाना है, लेकिन ये गलत फहमी रहना कि हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है, भले ही आप दुनिया के लिए करिए। आज मैं अनूप जी की कुंडली में कितनी खूबसूरत बात मैंने बताई कि धर्म कर्माधिपति, क्यों ज्योतिष की नजर में वो सबसे नंबर 1 राजयोग बताया गया, क्योंकि राजयोग तो बहुत सारे हैं, और मोस्ट ऑफ द राजयोग आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स को दर्शाते हैं, लेकिन यही इकलौता राजयोग है जो आपका तो भला कराएगा ही, क्योंकि धर्म और कर्म की राह पे आप आगे चलेंगे, आपके कर्म जो है वो धर्म संगत होंगे। आज अनूप जी का जो प्रोफेशन है वो भजन के तौर पे है, जो धर्म को रूल करता है, जो इंसान के मन में भावना क्रिएट करता है। कलयुग में बोला गया कि कौन सी साधना की जाए, ये कलयुग है, तो बोला यहाँ पे सबसे बड़ी साधना जो है वो आपके लोगों का कुटुंब के साथ रह के, जब आप सत्संग करते हैं, और सत्संग मतलब जब आप भजन सुन रहे हैं, सब एक साथ बैठे हैं, तो उसका जो फल है धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो कलयुग का सबसे बड़ा फल है। तो अनूप जी का ये बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया है हम सबके लिए कि वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म, वो धर्म की बात जो भजन के रूप में हमको आती है। मंत्र करना आसान नहीं होता, मंत्र में फोकस नहीं होता, गाना हमें बहुत प्रिय होता है, बचपन से बच्चा गाने गुनगुनाने भी लगता है। तो धर्म भजन के रूप में अगर हम जितने भी शास्त्र की आप वेदों की पुराण की बात करें, सब कविता के रूप में लिखी हुई। अगर उसको डायरेक्ट लिखा जाता तो कोई उसको पढ़ता नहीं, समझता नहीं। तो जो संगीत के साथ जो धर्म जुड़ गया है वो हमें समझ आता है, और कलयुग में बोला गया है इसका सबसे ज्यादा असर इसी का होता है। और आज भी अगर आप देखिए, अगर आपको बोले कि हनुमान चालीसा सुना दीजिए, तो ज्यादातर हनुमान चालीसा लोग गाने लगेंगे। आपको बोलिए कि आप गायत्री मंत्र सुना दीजिए, लोग गायत्री मंत्र गा के सुनाने लगेंगे। तो जो संगीत के साथ जो हमारा जो धर्म जुड़ा है, चाहे वो आपके मंत्र हैं या हमारे भजन हैं, वही हमारे मन में घुस जाता है। क्योंकि ये कलयुग है, हमारा फोकस बन नहीं पाता है। तो ये आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपने अपने डिजायर को और अपने डिटैचमेंट को, और केतु का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, केतु है गुरु की तरह और राहु है शनि की तरह। तो अगर आप गुरु के रास्ते पे चल पड़ते हैं, और केतु ही इंसान को मोक्ष दिलाता है। किसी की भी कुंडली में 12वें घर में अगर केतु है, मेरे है, तो कहते हैं कि आपका ये आखिरी जन्म है। और लेकिन उसमें कंडीशन लगी हुई है कि आपके डिजायर पूरे हो जाने चाहिए। ये नहीं कि मरते हुए सोचें आप उससे पहले कि अरे ये और हो जाता और ये वो मैं ये कर सकता, तो फिर आप लौट के आएंगे, फिर से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, फिर से आपको सारी पढ़ाई और बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे, मार खानी पड़ेगी। या फिर आप सोचें कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु तुम्हारा, और उसके बाद आप निकल जाते हैं। तो आपको वो मोक्ष दिला देता है 12वें घर में केतु, कंडीशन के साथ कि आपके धर्म कैसे हैं और आपकी उसके बाद आपकी कोई डिजायर बाकी ना रह जाए। और केतु इंसान को रिनंसिएशन के लिए भी प्रेरित करता है। कितने लोग हैं जो पूरा जीवन हरिद्वार में या ऋषिकेश में या फिर वृंदावन में गुजार देते हैं, पूरी दुनिया से दूर। ये रिनंसिएशन की भावना क्रिएट करता है। किसी की भी कुंडली में शुक्र केतु के साथ है, तो केतु शुक्र हमारा डिजायर को रूल करता है, लस्ट को रूल करता है। और केतु कहता है कि अब हो गया, इसका रोल खत्म है, तो वो आपको दूसरे राह पे ले जाता है। डिपेंड करता है बाकी ग्रह भी कैसे हैं। तो केतु एकदम आपको इस माया से, इस इल्यूजन से, इस कलयुग से दूर रह के आपको एकदम स्पिरिचुअल पाथ में ले जाता है। अलूफनेस कब से ज्यादा अलूफनेस कहाँ होता है? जब आप मेडिटेट करते हैं। और मेडिटेशन होता है थॉटलेस स्टेट, व्हेन देयर इज नो थॉट इन योर माइंड। तो ये जो एक्सट्रीम है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप माया में फंस जाइए। इंटेलिजेंस, राहु इज टोटली इंटेलिजेंट, यू हैव नो आइडिया। जिसका राहु कुंडली में अच्छा नहीं होता है, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। People who have bad Rahu, they have these criminal tendencies because Rahu will always force them to take a shortcut in their life. कि भाई क्यों पढ़ाई कर रहा हो, क्यों ये कर रहा हो, ये इसमें ये मिलावट कर लो तो आपका मुनाफा डबल हो जाएगा, उसको धक्का दे दो तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो सारी चीजें ये जो मैनिपुलेशन की हैं, ये जो माया से वशीभूत हैं, वो राहु के साथ। तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राहु की तरफ चले जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बैलेंस बनाइए, थोड़ा डिजायर और थोड़ा डिटैचमेंट, इन दोनों के बीच में अगर आपने बैलेंस बना लिया, देन यू विल बी ऑल सॉर्टेड। बिकॉज डिजायर इसलिए भी जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार की प्रति है। यू ऑल्सो फील गुड, यू ऑल्सो फील अकम्प्लिश्ड इन दिस लाइफ, और आप ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि भगवान तेरा शुक्रिया है। चाहे आपको वो कोई अवार्ड से सम्मानित किया गया हो, या आपको अपने घर का सपनों का घर खरीदा हो, या आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराई हो, ये सारे छोटे छोटे डिजायर आपके पूरे हो जाते हैं। बट यू शुड थैंक गॉड। इसीलिए कहा गया कि जो इंसान मेडिटेट करता है, जो साधना करता है, वो हमेशा ब्लेस रहता है। तो इसी गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको ब्लेसिंग्स पे यकीन करने के लिए एक बार फिर से बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ इज नॉट अबाउट अटेनिंग योर गोल्स और फुलफिलिंग योर डिजायर्स। लाइफ इज अबाउट लिविंग इन दिस मोमेंट, फीलिंग द हैंड ऑफ गॉड, फीलिंग द ब्लेसिंग्स। जो गुरु की कृपा अगर ये आपने फील कर ली, और अगर आप मुस्कुराते रहे नो मैटर व्हाट, किसी भी हालात में अगर इंसान मुस्कुराना सीख जाए, तो फिर वो इंसान ब्लेस्ड है, और फिर उसको किसी ज्योतिषी की भी आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं जो पोएट्री लिखता रहता हूं, मैंने लिखा कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है। यानी एक जरा सी जिंदगी है, हंस कर गुजार लो, जरा सी जिंदगी है, हंस कर गुजार लो, और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। तो एक जिंदगी को गुजारने में अगर हम हैप्पीनेस को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, सहारा बना लेते हैं, तो आई थिंक हमारी जिंदगी जो है वो सेट है। इसी सिलसिले में मैं अब बात करना चाहता हूं अबाउट प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ये राहु, लेकिन राहु के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ। राहु एक्सॉल्ट होता है मिथुन राशि में। वो इंसान बहुत स्ट्रैटेजिस्ट हो जाता है, उसका टैक्ट, उसकी डिप्लोमेसी 10 on 10 होती है। ऐसे लोग कुछ भी प्लान करके कुछ भी कर गुजरते हैं, और उनको जिंदगी में हमेशा उसकी वजह से सक्सेस मिल जाता है, बिकॉज इट इज एक्सॉल्टेड। वो स्ट्रैटेजी प्ले कर सकता है, बट नॉट इन ए रॉन्ग वे।
उसकी सोच, आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है वहां से शुरू होती है। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट राहु इन एक्सॉल्टेशन। और वृषभ राशि, दो राशियों मिली है राहु को एक्सॉल्टेशन के लिए, और जो नीच का राहु है वो वृश्चिक राशि में है और धनु राशि में। और धनु राशि में राहु को इसलिए नीच का माना गया क्योंकि धनु 9 नंबर आता है आपके भाग्य स्थान में, जो आपका भाग्य मतलब धर्म का ग्रह। तो धर्म में अधर्म का ग्रह जब बैठ जाता है तो वो इंसान को विमुख कर देता है, आपका कनेक्ट नहीं बनने देता स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति। तो ऐसे लोग इधर दे डोंट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट हो जाते हैं, या दे बिलीव इन एवरीथिंग। यहाँ जमुना गए तो जमुना दास और गंगा गए तो गंगा दास, तो उनका कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम नहीं रहता। तो ऐसे इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उधेड़-बुन में फंस जाते हैं। और वृश्चिक राशि का राहु भी नीच का होता है क्योंकि वो 8वां घर होता है, 8वां घर पाताल होता है, अंधेरा होता है, राहु खुद अंधेरा का प्लैनेट है, और वहाँ पे जब वो चला जाता है तो ऐसे ऊपर घर का उपाय नहीं होता। और फ़िल्मों में अगर दिखाया जाता है कि ये शादी नहीं हो सकती, आयु ही बारात लौट जाती है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि तुमने दहेज के पैसे पूरे नहीं भिजवाए, या तुमने गाड़ी नहीं खरीदी, या जो भी है। तो ये 8वां घर अगर जिसका एक कुंडली में होता है, उसको शादी करने में, होने में बहुत तकलीफ होती है, हर वक़्त रुकावट हो जाती है। और 7वें घर में राहु होता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रस्ट पीपल, स्पेशली वुमेन के हॉरोस्कोप में अगर 7वें घर में राहु है, तो आप किसी पे यकीन मत करिए। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, क्योंकि आपको हर कोई, आपको 10 में से 9 लोग वो मिलेंगे जो आपको डिसीव करने की कोशिश करेंगे, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली इवन पार्टनरशिप में भी अगर मेल की भी कुंडली है तो 7th हाउस में राहु है, तो पार्टनर पे उतना आपको बिलीव नहीं कर सकते, या ऐसे पार्टनर्स आपको मिलेंगे जो आपको डिसीव कर सकते हैं, बिकॉज 7th हाउस इज हाउस ऑफ पीपल हु कम अक्रॉस। तो खैर मैं उस पर भी चर्चा जरूर करूंगा। और केतु के बारे में कह रहा था कि केतु जो है इट गेट एक्सॉल्टेड अगेन। जो राहु के जो एक्सॉल्टेड साइन है उसके उल्टे उसके डेबिलिटेटेड साइन है, तो ये सबको पता है। तो यहाँ पे केतु जो है वो स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस में एक्सॉल्ट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि केतु का जो रोल है वो तो एक इंट्यूजन देता है। जैसे अनूप जलोटा जी की कुंडली मैंने कहा था 8वां घर या वृश्चिक राशि में केतु इंसान को बहुत इंट्यूटिव बनाता है, तो वहां पे एक्सॉल्टेड है तो वो चिजल करता है आपके माइंड को, इट गिव यू सम काइंड ऑफ इनसाइट्स व्हिच इज योर गट फील, जो सिक्स सेंस है, जो मार्केट से आप नहीं खरीद सकते, वो क्रिएट करता है। और धनु राशि में उसको एक्सॉल्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि वो गुरु का घर है, और जैसे मैंने कहा कि गुरु की तरह ही बिहेव करता है केतु, और वो इंसान को उस धर्म की राह पर, वो डिटैचमेंट की राह पर ले जाता है, और वो इंसान को लास्ट मोमेंट में हाईएस्ट मोमेंट तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरु जो है केतु गेट एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस व्हिच इज केतु, व्हिच इज योर लक, द हाउस ऑफ लक। तीसरी बात, शादी के बारे में आपसे कह रहा था कि 7th हाउस में इवन केतु भी बैठ जाए तो वो डिवोर्स करा देता है। तो राहु हो तो धोखा, केतु हो तो वो मंगल की तरह भी बिहेव करता है, तो वो कुछ भी ब्रेक कराने की कोशिश करता है। तो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल दे गो फॉर डिवोर्सेस, या उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाता है। जो सबसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है राहु का वो होता है चंद्रमा के साथ। आज वही हो रहा है, हो गया एक्चुअली, चंद्र ग्रहण। और चंद्रमा को राहु जो है, और क्योंकि चंद्रमा ने बताया था उसको विष्णु जी को कि भाई ये असुर है जो भेष बदल के बैठा है देवता का, तो वो उसका दुश्मन बन गया उस दिन से। तो उसको खाने की कोशिश करते हैं, मैथोलॉजी की कहानी। और वह बाकी सबको तो पता ही है कि जब अर्थ और उसके बीच में सन आ जाए तो ये फुल मून के दिन होता है, तो इट इज लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। और अगर उसके सन और उसके अर्थ के बीच में वो आ जाए मून, तो इट इज सोलर इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण होता है। तो इट इज वेरी सिंपल साइंटिफिकली। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली या मैथोलॉजिकली यही कहा जाता है कि राहु ट्राइज टू ग्रैब सन एंड मून, दो ल्यूमिनरीज हैं, और ये दो ल्यूमिनरीज ही हमारी जिंदगी को चलाते हैं। और स्पेशली मून जो है वो हमारे इमोशन को रूट करता है। तो जिसकी भी कुंडली में राहु और चंद्र एक साथ होता है उसको कोई ना कोई फोबिया जरूर होता है, फियर ऑफ अननोन। हाइट है, वाटर है, पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती, मैं फ्लाइट तो ले ही नहीं सकता, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। तो लॉट ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहु जब चंद्रमा को इफेक्ट करता है तो इंसान का मन के अंदर कोई ना कोई डर समा जाता है। और इसीलिए आपकी चाय नहीं आई संजय जी? मैं चाय पी चुका हूं। जब वो अनूप जी भजन सुना रहे थे तब मैं चाय पी रहा था, क्योंकि चाय नहीं पीता तो मेरे अंदर भी वो डर है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा तो वाइफ अगली बार नहीं बना के देगी। तो वो डर है मेरे अंदर, आई मस्ट एडमिट दैट। तो राहु जब चंद्रमा के ऊपर गुजरता है हर 18 साल के बाद, जिसकी राशि, अभी मिथुन राशि के ऊपर से राहु का ट्रांजिशन जा रहा है। मिथुन राशि के जितने लोग हैं, दे हैव दिस सिचुएशन नाउ, they are into a low emotional phase at this stage. भी तो सबका इमोशन लो फेज है because of the lockdown and pandemic, but otherwise I'm saying अभी 19 सितंबर को when Rahu will go to Taurus, it will be Taurians, जो लोग फंस जाएंगे,
तो जो भी आपके फैमिली में टॉरियंस मून साइन के लोग हैं, मून साइन, आई एम नॉट सेइंग सन साइन, आई एम सेइंग मून साइन, चंद्र राशि, तो दे विल हैव दैट फियर एंड एंजाइटी, एंड आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड, बट दैट वर्ड आई एम टेलिंग यू, I need to tell you, it is depression. It is a depressing state. So you need to support that person जिसके भी राहु का चंद्रमा का सिचुएशन चल रहा है। इवन दशाओं में, किसी भी कुंडली में चंद्रमा में राहु की दशा आ जाए या राहु में चंद्रमा की दशा आ जाए, तो इंसान एक डिप्रेसिंग दौर से गुजरता है। इट इज नॉट नेवर ए हैप्पी टाइम फॉर एनीवन, नो मैटर हु द पर्सन इज, नो मैटर व्हाट यू डू, मैरिड अनमैरिड, बिजनेस है, आपकी जॉब है, जो भी आप करते हैं, आप किसी ना किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये है राहु और चंद्रमा का सबसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस। और कुंडली में अगर केतु और चंद्रमा होता है तो इंसान ग्रिप करता है, अटक जाता है, इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मेरे रूम में कौन आया था, मेरे मोबाइल किसने छुआ, मैंने ऐसे रखा था, किसने ऐसे कर दिया। ऑन स्मॉल लिटिल थिंग द पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू ग्रिप एंड दे बिकम वेरी डिफिकल्ट पीपल। दे उनको वो खुश नहीं रहते, वो लोग हमेशा इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज केतु ऑलवेज कीप ऑन चिजलिंग मून, द प्लैनेट ऑफ इमोशन। तो इमोशनली आपको बार बार इरिटेट कर दिया जाता है, तो आप लोग इरिटेटिव हो जाते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा है तो प्लीज ट्राई टू मेडिटेट, try to ignore that because it is very easy to provoke and you try to do that. तो किसी ने पूछा रेमेडी क्या है, रेमेडी ऑफ मून एंड राहु इज द सेम मून एंड केतु की मेडिटेट करिए, सो दैट जो फियर है या जो आपके मन में डर है, यू मेडिटेशन विल हेल्प यू टू ब्रिंग यू आउट फ्रॉम इट, जो उस डर को हटाइए। वही गुरु बोला, गु मतलब अंधेरा, इग्नोरेंस, फियर, एंड रू मतलब रिमूविंग दैट। सो वही गुरु का सबसे बड़ा रोल है। तो इसीलिए गुरु मतलब धर्म, गुरु की कृपा, आज गुरु पूर्णिमा, भगवान का आशीर्वाद, तो स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू। सो ये बात हुई राहु और चंद्रमा और राहु केतु, सॉरी राहु चंद्रमा, राहु और मून की, राहु और केतु और मून की, एंड काल सर्प दोष की जो मुझे बतानी थी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में वो क्या है। राहु ऑन द ascendant makes a person very diplomatic. The person is good in strategizing things. वो कुछ भी मैनिपुलेट कर गुजर सकता है, वो कहता कुछ और है, उसका मतलब कुछ और हो सकता है, and very tactful, very good in strategizing thing. And अगर वो राहु नेगेटिव है तो वो अगर पॉजिटिव है तो डिप्लोमेटिक हो जाएगा, यही कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो उसका सोच कभी भी ठीक नहीं होती। They will always make sure कि जो वो काम कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, आपका भले उससे नुकसान होता रहे, but they can manipulate anything, can go up to an extent to manipulate their ways. So that is not a great statement, a great thing to have. Rahu in second house, it ऐसे लोग झूठ बहुत आसानी से बोल जाते हैं। सेकंड हाउस होता है हमारे स्पीच का। ऐसे लोग लड़खड़ाने पे जो शेर सुना रहा था, मेरे लड़खड़ाने पर इल्जाम नशे का ना लगा, तुझे देखते ही तो होश खो बैठता हूँ। तो ये मैंने लिखा था, लेकिन ये इसलिए लिखा था इसी सिचुएशन के लिए कि लड़खड़ा जाते हैं लोग, क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं रहता, मदिरापान, ये लोग दारू बहुत पीते हैं और फिर उसकी वजह से उनका नुकसान भी होता है ऑब्वियसली। तो सेकंड हाउस में राहु इज द हाउस ऑफ स्पीच एंड द फूड यू इनटेक, तो दे आर द वन हु आर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ एडिक्शन एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है। और ये लोग भी सच नहीं बोलना जानते। अगर गुरु अच्छा है तो अलग बात है, आप सीख गए, समझ गए, रियलाइज कर लिया, वो अलग बात है, बट प्राइमरली दीज आर द वन हु कैन अपने फायदे के लिए वो झूठ बोल दे। थर्ड हाउस राहु, किसी ने सवाल भी किया था, इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस राहु, एंड थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ इनिशिएटिव, और संस्कृत में कहा गया बाहुबलम। दीज आर द पीपल हु टेक इनिशिएटिव अप टू एनी एक्सटेंट। इनको आप कह दीजिए आपसे नहीं हो पाएगा भाई साहब, दे विल टेल यू आई विल डू इट, आई कैन डू इट। एंड ये लोग कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, दे बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव। यही सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु की है, जो कुछ भी कर गुजर सकता है। आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग। कोई भी मूवी आप बना लीजिए, किसी भी तरह से बोल लीजिए, दे विल टेक इनिशिएटिव एंड दैट बिकम देयर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बट उसमें खाली एक ही हिच है कि अगर वक्त साथ नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, तो आप उसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, देन यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये आपको जानना जरूरी है कि वेदर इट इज द राइट टाइम। राहु इन फोर्थ हाउस इज नॉट ए ग्रेट प्लेसमेंट, वो आपकी मदर का होता है, मेंटल पीस का होता है। फोर्थ हाउस में राहु आते ही इंसान के अंदर में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, नेगेटिव माइंड हो जाता है, धोखे का डर होता है, कॉन्शियस कभी कभी गड़बड़ा जाता है, और ऐसे लोग हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। लेकिन वो ज्यादातर लोग इंडिया के बाहर भी चले, मतलब इंडिया, अगर मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, अपने बर्थ राइट स्टेटमेंट यह है कि अपने बर्थ कंट्री से दूर चले जाते हैं, बिकॉज इट पुशेस देम। इसे बंधन दोष कहते हैं। फोर्थ हाउस राहु, 10th हाउस केतु इज अ बंधन दोष। इट forces a person to go away from motherland, homeland, or the place of your birth where you are born. लेकिन सबसे बड़ा जो इसका जो नुकसान है वो यही है कि हर चीज का डाउट है, वो ऐसा कह तो रहा है, करेगा नहीं,
ऐसा नहीं हुआ तो, उसने ऐसा कर दिया तो व्हाट इफ बिकम देयर थिंग। एंड ऐसे लोग अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं बिकॉज दे कांट ट्रस्ट एनीवन, एंड इन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो दे आर ऑलवेज इन ए डाउट वाला सिचुएशन में। और दुविधा में किसी ने कहा था दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो ऐसे लोग हमेशा एक सिचुएशन में रहते हैं। तो दैट इज अबाउट 4th हाउस। आउट 5th हाउस में जब राहु होता है तो इंसान कभी कभी गैम्बलिंग की तरफ उसका इंटरेस्ट हो सकता है, शॉर्टकट के लिए भी हो सकता है। 5th हाउस इज आल्सो हाउस ऑफ लर्निंग, लेकिन 5th हाउस में राहु वाले लोग रिकॉग्निशन की चाहत होती है उनको और वो कुछ करना चाहते हैं। 5th हाउस इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं कभी कोई समस्या आने की संभावना होती है क्योंकि केतु भी 7वें घर में है अगर ये विमेन की हॉरोस्कोप है, बिकॉज 5th हाउस में ही हम प्रेगनेंसी को देखते हैं, तो वहां वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 6th हाउस राहु इज अगेन सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट राहु इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज 6th हाउस इज हाउस ऑफ डिजीज, एनिमीज एंड डेब्ट्स। ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं होते। और आपको ये बता दूं कि दुश्मन ऐसे किसी भी इंसान के दुश्मन मत बनना जिसका 6ठे घर में राहु है, क्योंकि जिसने उसको तकलीफ पहुंचाई, जिसने उसको दुख पहुंचाया, वो इंसान की बैंड बज जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरा भी 6th हाउस में है, तो आप लोग मेरे दोस्त बन के रहें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। What I'm saying is 6th house is house of disease, enemies and debts. तो malefic planet plays in malefic house supposed to the best situation, and 6th house में जब राहु होता है वो आपके दुश्मनों को पुराने जमाने में होता था, एक्चुअली वो स्टेटमेंट अब वैलिड नहीं है, दुश्मनों को खत्म कर देता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। एंड दैट मीन्स द पर्सन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट आई मे से द पर्सन मे विन ओवर हिज एनिमीज, लेकिन एक जरूर है कि उसका दिल मत दुखाइए। वो इंसान बुरा नहीं, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ना मैं कभी किसी को कंपटीशन के तौर पे देखता हूँ, नेवर एवर इन माय लाइफ। बट ये जरूर है कि किसी ने अगर मेरा नुकसान करने की कोशिश की तो उसका अपने आप नुकसान हो गया, जो मुझे बाद में पता चला, तो आई फील बैड अबाउट दैट पर्सन, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो आप लोग भी अपने अपना देख लीजिए आसपास कि आपका कोई किसी का 6th हाउस में राहु तो नहीं है। तो उससे पंगा मत लीजिएगा, आई एम जस्ट सेइंग। ओके, सो 7th हाउस में जब राहु होता है, और मैंने अभी बताया कि 7th हाउस में जब राहु होता है तो रिलेशनशिप का हाउस है, वो पार्टनरशिप का हाउस है, तो ऐसे में आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मैंने बोला कि 7वां घर people you come across, so most of the men you come across may not be good। और अनूप जी चले गए, नहीं तो मैं उनके लिए गजल ये थी कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, जगजीत सिंह जी की गजल है। ऐसे लोग हमेशा उनको लगता है कि उनको हमेशा लोग डिसीव कर देते हैं, एंड कि वो मेरी कश्ती ही वहीं डूबी जहां पानी कम था। क्या था वो? हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती ही वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो किसी ने कहा कि जब पानी कम था तो कश्ती लेकर आए क्यों थे, वो खैर अलग बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि people try to deceive those people who have a 7th house Rahu, so you're not supposed to trust with your closed eyes, you have to be very cautious, and especially in relationship, especially even in marriage, थोड़ा सा आपको संभल के लेट मैरिज करना चाहिए, कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए, ये आपको एडवाइस देना चाहता हूँ मैं। एंड राहु और वीनस अगर आ गए तो फिर वो इंसान बहुत पैशनेट होता है, उसका इंटेलिजेंस फैक्टर बढ़ जाता है, स्पेशली मेन, नॉट अबाउट फीमेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो उनका इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। और वो इंसान का लस्ट उसका एक प्रॉब्लम बन जाता है, और वो द पर्सन विल ऑलवेज बी इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक दैट, एंड दे गेट ट्रैप्ड इन दैट। तो लस्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वीनस इज अबाउट लव एंड राहु वीनस इज मोर अबाउट लस्ट। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंस में फंस जाते हैं, उनके अफेयर्स होते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स आल्सो। ऐसा ना हो कि अपने हस्बैंड या की कुंडली देख लें और आज आप अल्टीमेटम देते हैं, ऐसा मत करिएगा। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस स्टेटमेंट। Anyways, 8th house राहु which I said is not a great placement because वो अंधेरा है, वो पाताल है, वहीं पे 8 नंबर है, वहीं पे राहु भी नीच का हो जाता है। तो ऐसे में हिंड्रेंसेस, डिलेज, डिनाइल्स हो जाते हैं जिंदगी में, उनकी दशाओं अंतर दशाओं में अनएक्सपेक्टेड डिलेज होते हैं। तो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि दुर्गा जी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि असुर को अगर मारा किसी ने, दुर्गा थी, तो दुर्गा के पास पावर है आपके उस असुर का नाश करने की, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो मैंने बताया। तो दैट इज अ गुड आइडिया। 9th हाउस में जब राहु होता है, मैंने कहा 9th हाउस धर्म का होता है और राहु इज अधर्म, तो वहां पे उसको मरण कारक अवस्था दी गई। और मैंने पहले वाले वेबिनार में बताया था कि देयर इज ऑलवेज, हर प्लैनेट की एक मरण कारक अवस्था होती है, जहां पे प्लैनेट बहुत वीक हो जाता है, और अगर वो मैलेफिक प्लैनेट है तो उसकी मालेफिकनेस बढ़ जाती है, उसकी नीचता बढ़ जाती है। तो 9th हाउस में जो राहु है वो धर्म के हाउस में राहु है। ऐसे लोग या तो धर्म से नहीं जुड़ते, रिलीजन को फॉलो नहीं करते, और दे ट्राई टू फॉलो others religions also. I've seen lot of people changing their faith, lot of people, and वो अपने, उनको यहाँ मजा नहीं आ रहा है तो वो कुछ और करने लगते हैं। तो जो मैं भी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, ऐसे लोगों का रहता है। बट उनका कोई बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, कुछ तो पकड़ लो।
किसी एक चीज को पकड़ के चलिए तो वो आपको जीने का मकसद मिल जाता है, जो गुरु की कृपा हम कह रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन। फिर 10th हाउस में राहु है, इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट राहु, बिकॉज 10th हाउस अगेन इज द हाउस ऑफ नो लिमिट, जेनिथ कहते हैं, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। ऐसे लोग नेम फेम प्रोफेशन स्टेटस एंड पावर उनको चाहिए। पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग जा सकते हैं, लगन में राहु वाले भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, 10th हाउस वाले भी राहु में जा सकते हैं, 11th वाले भी जा सकते हैं, यानी गेन्स भी चाहिए पावर, बिकॉज राहु इज अबाउट पावर, position, and 10th house is one of the best placement again for Rahu, and they are the one who become super ambitious. जरूर नहीं कि आप पॉलिटिक्स में जाएं, but you will become very very ambitious कि I want to achieve, I want to go where no man has gone before. Star Trek की जो लाइन है वही आपके लिए थी। तो ऐसे लोग हमेशा good to grow, good to be charged up and having that kind of motivation to make it better, but that also make you restless, क्योंकि वहां मैंने कहा था केतु 10th में था, राहु 4th में था, मैंने बोला अभी राहु 10th में है, केतु 4th में, अगेन बंधन दोष है। ऐसे लोग फिर निकल जाते हैं भाई साहब कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, तो दे आर द वन हु लिव इन अनदर कंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा हो जाता है, विच इज गुड। 11th हाउस में जब राहु है तो वो इंसान को गेन्स के लिए हमेशा फोर्स करता है। ऐसे लोग लाइसेंसिंग से उनको बहुत फायदा होता है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज से अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलते हैं, 2 नंबर के पैसे भी ऐसी जगह से आ जाते हैं, एंड अनप्लान्ड होते हैं। हम नॉट ऑलवेज 2 नंबर, आई एम जस्ट सेइंग अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड गेन्स यू गेट इट फ्रॉम देयर, which is a good placement of Rahu actually, and ऐसे लोग बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, and they make friends even for their own benefit, friendship of benefit, okay, तो which is good। तो गुड मतलब एक बैलेंस बनाना चाहिए। अगर आपका हर दोस्ती अगर आप फायदे के नजरिए से करेंगे तो वो दोस्ती नहीं रही, वो खाली आपकी नेटवर्किंग हुई, they are not your friends। Astrology में 11th house is also your friends, and 11th house is also the people you meet, like your connections। तो आपके you may be good in networking, you may not be having any friends। मेरे तो 1000 दोस्त हैं, वो आपके 1000 दोस्त नहीं है भाई साहब, वो आपके 1000 जानने वाले लोग, दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो उनसे फायदे के लिए है। तो ये थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना चाहिए, माई एडवाइस। 12th हाउस में राहु है, वो भी ठीक है, बिकॉज 12th हाउस मैलेफिक हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठना एक अच्छी बात कही जाती है। 12th हाउस इज आल्सो अ हाउस ऑफ फॉरेन लैंड, एंड राहु इटसेल्फ रूल्स 12th हाउस। राहु इटसेल्फ रूल्स फॉरेन लैंड एक्चुअली, फॉरेनर्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज। तो ऐसे लोगों का विदेश से संपर्क हो जाता है। दे आर द वन, ईदर दे आर इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दे नीड टू ट्रैवल ऑल द टाइम टू अनदर कंट्री, और दे माइट इवन लिव देयर, बिकॉज राहु may force them during the dasha or अंतर्दशा to be in another country, and they get success there। सो ये राहु के बहुत ब्यूटीफुल प्लेसमेंट्स हैं जो उनको जिंदगी में आगे बढ़ाने में उनकी मदद करता है। तो आई थिंक ये राहु जो है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। और ऑब्वियसली जहां राहु होता है उसके अपोजिट में केतु होता है, तो इधर के सिग्निफिकेंस गुड हैं तो केतु भी उधर गुड कर देगा, इधर के सिग्निफिकेंस बैड हैं तो उधर भी बैड हो जाता है। तो इसलिए मैं राहु पे मैंने ज्यादा तवज्जो दी है, बिकॉज केतु मोर और लेस इट इज अपोजिट, ऑलवेज ऐसे एक्सिस में चलते हैं कि ये रहा राहु और ये रहा केतु, तो जैसे जैसे मूव होता रहता है, जिस भी हाउस में बैठा है वो आपस में अपोजिट ही रहता है। और राहु में केतु की दशा अगर मैं बता दूं, या केतु में राहु की दशा, वो जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग दशा होती है। नो मैटर हु यू आर, वेरेवर यू आर, यू विल फील कि बैंड बज गई भाई साहब जिंदगी। तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इन एनीवन्स लाइफ। तो किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर आने वाली है या चल रही है या अभी भी गुजरी है तो आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो you know how frustrating it could be। I think it was an amazing session today, because credit goes to Anup Jalota ji for giving his precious moment and sharing his wonderful insights from his life, and singing some beautiful bhajans and enlightened us and made this Guru Purnima more beautiful and more blessed. So take care, wish you all the very best, and good luck, and God bless you all.